आमने सामने। गंगा प्रसाद विमल। आप भी कहेंगे कि ये लेखक कहाँ से कौन सी कौड़ी खोज लाता है, न कोई सिलसिला, न आदि, न अंत। तो मैं कहूँगा बस यही 3 कौड़ियाँ हैं, न सिलसिला, न आदि और न अंत। पर मैं जो कुछ भी कह रहा हूँ यानी कि लिख रहा हूँ वो सब 100% सच है, सच के सिवा कुछ भी नहीं। अब शुरू यहीं से करें कि आप इसे पढ़ रहे हैं तो ये पढ़ना सच हुआ, और मैं लिख चुका हूं तो ये भी सच। सचमुच कोई सिलसिला नहीं। मुझे एक आदमी सड़क पर मिलता है, ऐसे असंख्य आदमी आपको भी मिले होंगे। जब तक हमारा कोई वास्ता नहीं, चलने वालों की तरफ हम ढंग से देखते भी नहीं। पर इस आदमी ने, जिसकी बात मैं कर रहा हूं, एक हिमाकत की, और इसी कारण वो मेरे आकर्षण का केंद्र बन गया। अगर सच कहूं तो मुझे उस पर बेहद गुस्सा आया। हुआ ये कि वो मेरी बगल से गुजर रहा था कि सहसा उसने बिना किसी तरह की मेरी पहल के मुझ पर जोरदार धक्का मारा, और इतना जोरदार धक्का कि मैं गिरते गिरते बच गया। खुद को संभाला, मैं उसका गिरेबान पकड़ने ही वाला था कि उसने रुआंसी सी शक्ल बनाई और कहा, माफ करना भाई, मुझे न जाने क्या हो गया था। मैंने उसकी तरफ हिकारत से देखा। अगर मैं गिर पड़ता तो? यही तो, वो बोला। मैं भी सोच रहा था, आप गिर पड़ते और चोट लग जाती तो मैं तो कहीं का न रहता। आदमी हो कि पायजामा। मेरी ये कहने की इच्छा हुई कि मैंने खुद को रोका। उसकी आंखों में सचमुच क्षमा याचना थी। उनमें एक पछतावा था, एक बेहद चुभने वाला ठंडापन। तुमने ऐसा किया ही क्यों? मैं एक तार्किक की भांति उससे उलझ गया। आखिर क्यों? आप यकीन नहीं करेंगे, वो बोला, मुझे खुद नहीं मालूम। आपसे मेरी कोई रंजिश नहीं, कोई दुश्मनी नहीं। मैं आपको जानता तक नहीं हूं। सचमुच मेरा कोई इरादा नहीं था, कोई तैयारी नहीं थी। उसकी आंखों का भाव उस वक्त मैं भूल गया, और मुझे महसूस हुआ कि वो अपने वाक्य में शब्दों का चयन बहुत गंभीरता से कर रहा था। इसका मतलब ये था कि उसने मुझे जानबूझकर धक्का मारा था। ये एहसास होते ही मैं जैसे हिंसक बनने को हो आया। कोई तैयारी नहीं थी? मैंने उसके वाक्य के अंतिम भाग को पकड़ा और कहा, इसका मतलब है कि चाहे ये पूर्व नियोजित न था, फिर भी तुमने तत्काल कुछ सोच कर ही? नहीं नहीं। उसकी आवाज में जैसे कोई स्त्रैण भाव आ गया था कि उसका नहीं बहुत महीन, नाक से निकली ध्वनि जैसा हो गया। मैं सचमुच आपके आगे एक अपराधी हूं। आप चाहें तो इससे दुगना धक्का मुझे मार सकते हैं, मैं इसके लिए तैयार हूं। मैं ऐसा नहीं करूंगा, मैंने उसे दृढ़ता से उत्तर दिया। सांड आदमी को सींग मारे और आदमी उसे धक्का मारने की सोचे? और मैं अपनी इस उपमा पर थोड़ा हंसने को हुआ, फिर सोचकर बोला, जानवरों जैसे सींग उगने में अभी देर लगेगी। आप? वो कुछ कहकर रुक गया। कहो कहो, मैंने उसे उकसाया। शायद वो मेरे बारे में कुछ अपमानजनक कहने वाला हो। कहो, डरो नहीं। उतनी ही निर्भीकता से कहो जितने अक्खड़पन से तुमने धक्का मारा था। राम कसम, जैसे कुछ बोलने के लिए वो रुका। कुछ नहीं, और मुझसे पिंड छुड़ाकर वो आगे जाने के लिए बढ़ा। रुको, मुझे उसके पूरे व्यवहार पर संदेह हो रहा था। रुको, तुम ऐसे कैसे चले जाओगे? बात का फैसला तो होने दो। वो तो आपके हाथ है। तुम करते क्या हो? यही न पूछिए। उसने विनती में हाथ जोड़ दिए। बस ये कुछ न पूछें तो मेहरबानी होगी। पर तुम्हारा खर्चा किसी तरह तो चलता होगा। वो खिसियानी सी हंसी हंसा। इस बात पर तो मैंने खुद कभी नहीं सोचा। मैं उसके उत्तर से थोड़ा हैरान था। वो कुछ छिपा रहा था, जिसका मतलब था कि जरूर दाल में कुछ काला है। मैंने उसके चेहरे की तरफ देखा तो एक आसन्न घबराहट सी दिखाई दी। वो कुछ बेचैन दिख रहा था। तुम कुछ छुपा रहे हो? नहीं तो, जैसे आदतन उसके मुंह से निकल गया हो। फिर भी, मैंने उकसाया। उसने इधर उधर देखा, फिर बोला, क्या कुछ पल कहीं बैठ सकते हैं? तभी बात कर सकता हूं, बहुत सी बातें बता सकता हूं। क्या यहीं खड़े रहकर नहीं बता सकते? मैंने कुछ रुक कर कहा। नहीं, उसने दृढ़ता से कहा। बाहर ठीक नहीं। क्यों? कोई सुन लेगा तो? उसने बहुत संकोच में कहा। मैं उसके भोलेपन पर हंस पड़ा। मुझे लगा इससे ज्यादा बेहूदी बात और क्या होगी। ये किस किस्म का संदेह था? मैंने उसे गौर से देखा। वो जैसे मेरे उत्तर की प्रतीक्षा कर रहा था। कुछ कुछ मेरे हंसने से आहत भी था। चलो,
यहीं कहीं चाय पीते हुए बात करते हैं। उनकी बात मानते हुए मैंने कहा, हम दोनों पास ही बन रही कई मंजिली इमारत के साथ लगे एक ढाबे में आकर बैठ गए। वहां ढेर सारे लोग बैठे थे, कुछ आ जा रहे थे, कुछ खड़े भी थे। थोड़ी सी धूमधाम के बाद हमें संयोग से ऐसी जगह मिल गई जहां केवल हम दो लोग ही बैठ सकते थे। कोई भी बात नहीं मान सकता। मुझे सचमुच पता नहीं चल रहा कि आजकल मेरे साथ क्या हो रहा है। क्या बीमार थे? मैंने उसकी बात के उत्तर में पूछा। बीमार था भी और लगता है कि अब भी हूं। उसने अपने दोनों हाथों से सर थाम लिया। गहरी हताशा का भाव उसके चेहरे पर तैर आया था। असल में मेरी बीमारी की वजह मैं नहीं हूं, अखबार और समाचार हैं। कैसे? अब देखिए ना, हर रोज मन डुबाने वाली खबरें छपती हैं। हत्याएं, आतंक, चोरियां, दहेज के कारण आत्महत्याएं, सुबह सुबह पढ़कर मन न जाने कैसा कैसा हो आता है। देखो भाई, मैंने बात को ठीक रास्ते पर लाने की गरज से पहल की। जब तक तुम कोई वजह नहीं बताओगे, मैं तुम्हारी कोई भी बात मान नहीं सकता। वजह? वो थोड़ी देर जैसे कुछ सोचने के लिए चुप रहा, इधर उधर देखकर बोला, अगर आप वजह जानना चाहते हैं तो क्या वो मुझे शब्दों में ही कहनी पड़ेगी? यहां इस अकेले एकांत में लाने का मेरा प्रयत्न क्या वजह नहीं था? चालाकी? मैं फिर से हिंसक हो उठा। मुझे याद आया, कुछ ही देर पहले उसने मुझे धक्का दिया था, यानी उसने मुझ पर आक्रमण किया था। और अब मैं उसकी चालाकी भरी बातों में कैसे फंस सकता था? मैं आक्रामक रवैये की तैयारी से भर उठा। तुम मुझे उल्लू बना रहे हो अपनी इन लच्छेदार बातों से। सुनिए सुनिए, उसने मंद स्वर में कहा, इतने मंद स्वर में कि मुझे खुद को रोकने की कोई जरूरत नहीं थी। पर उसका स्वर इस कदर अर्थपूर्ण था कि मैं गाड़ी पर लगे ब्रेक की भांति ठहर गया। इन जगहों पर जोर से बोलने का मतलब होता है झगड़ा। और सच तो यह है कि जब आप मेरे आग्रह पर यहां आ ही गए हैं तो हमारी पहली बात को खत्म समझें। अब तो मैं उसी तेजी में बोला, दरअसल तुम्हारी सारी बातचीत बनावटी है। बनावटी? उसकी आंखों में पानी छलछला आया। अगर बढ़ती हुई महंगाई झूठ है, जैसा कि सरकारी बयान कहते हैं, तो हम जैसे लोगों का जीना भी झूठ है। मैं सकते में आ गया। उसकी आंखों के आंसुओं का प्रभाव नहीं था ये, बस इतना कि अब वो उस कारण की तरफ आ रहा था जिसे इतनी देर से वो अपने संकोच के पर्दों में छुपाए बैठा था। कई दिनों से मैं अजीब अजीब ख्यालों की गिरफ्त में हूं। मुझे लगता है बस अब इतने ही बरस। अब देखिए ना, मैं 40 का हो गया हूं, बस 20 बरस, और आने वाले 20 बरसों में समस्याएं 20 गुनी बढ़ जाएंगी। बस इसी बात से मैं बीमार हूं और न जाने क्या सोचता हूं, और सोचते सोचते कहीं कुछ कर बैठता हूं, कहीं कुछ। चाय आ गई थी और उसकी बातें एक विचित्र किस्म की गर्मी से सिकी हुई थी। ऐसा वो अकेला थोड़े ही था। मैंने देखा, उसका चेहरा ठीक मेरी तरह दिख रहा था। बात अभी खत्म नहीं हुई थी, बल्कि बात अभी शुरू ही हुई थी।